स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसी चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है हम परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे हैं अच्छे से। परसेंट के 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, तो इस वीडियो से देखने से पहले प्लीज़ उन 2 वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप जाएंगे सीधा तो वहाँ पर परसेंटेज दिख जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, इसके बाद इसको देखिए आप, और इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा इस फर्स्ट 2 पार्ट देखे होंगे तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो ये दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप करने की कोशिश करो, आता है या नहीं आता। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर पहले 20% की, फिर 20% की, यानी पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि होती है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो मैंने आपको बताया था से हो, का हो, ये हो तो क्या होता है, बेस होता है, नीचे होता है, अपने आप में 1 यूनिट होता है। ठीक है, परसेंट की बोले तो 100% में होता है वो। तो यहाँ पर देखो एक संख्या में 20% की वृद्धि, तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई चीज़ अगर परसेंट में दी हो तो आपको कुछ नहीं करना, 100% मानना है। 100% क्यों मानते हैं हम, क्योंकि 100% से आप निकालना, परसेंट निकालना आसान होता है। 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, 5% 5 होता है, तो आप इसका सीधा निकाल सकते हो। अब क्या बोला, एक संख्या में पहले 20%, तो 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, 120 हो जाएगा। और 20% की वृद्धि की उसने तो। अब बोला पुनः 20 की वृद्धि कर दी उसने, तो फिर 20 की वृद्धि कर देंगे। तो 100 का 20 तो 20% ही होता है, तो 20 जोड़ देंगे। अब 120 का 20% कितना होता है, 24 होता है, तो इसमें 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 144। या फिर मैंने देखो अच्छे से समझिए, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि डार्ट आप कैसे निकाल सकते हो। 120 है, 20% ही वृद्धि करना है किसी चीज़ में, तो क्या करेंगे, 120 बटे 100 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, तो सीधा अपना 144 आ जाएगा। या फिर मैंने एक और चीज़ बताई कि आपको 120 इंटू 20% ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 24 आ जाएगा। 24 ये वृद्धि हुई है, 120 संख्या थी, 24 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। और आप 120% डायरेक्ट निकालोगे तो सीधी अपनी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर होगा आप कैसे आ गया 144। अब वो बोल रहा है कि बढ़ी हुई संख्या, तो ये बढ़ी हुई संख्या इसको कितने प्रतिशत कम किया जाए कि अपना प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, तो कितना कम किया जाए, 44। देखो बढ़ी हुई संख्या को, तो बढ़ी हुई संख्या को यानी 144 है, बेस क्या अपना 144, तो इसको कितना कम किया जाए, 44 कम किया जाए, कितने से, 144। ठीक है, इसका आंसर 44% लगा देते हैं, ऐसा नहीं है आंसर इसका, इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए। वो कह रहा है जब बेस क्या अपना 144 है यहाँ पर, तो 44 की कमी हो रही है, 44 की कम करेंगे किससे, 144 से, इंटू 100%, तो यहाँ से आप काट दोगे, कितना आंसर आ जाएगा, 275.9%। ये अपना आंसर आ जाएगा, 275.9, ये अपना आंसर है। ठीक है, देखो एक और अच्छे से समझिए। देखो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो कन्फ्यूज एक और चीज़ बताई था मैं, 144 100 इन दोनों कंपेयर करना है। उसने बोला है कि बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाए, तो कम की बात बोले तो आपको जाना लेना है नीचे बेस में। अब उसने बोला कितना कम किया जाए, तो नीचे कितना लेंगे, जाना 144 लेंगे। अब वो बोलेगा जो ये वाली संख्या को इससे मतलब कितना अधिक किया जाए, कितना अधिक किया जाए, 44 लेंगे, ऊपर तो 44 ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी जाना बोले तो नीचे कम आएगा, कम बोले तो नीचे जाना आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर मैंने बता दिया है बेस हमेशा नीचे होता है, तो बेस से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपना, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करें। आप संख्या में दी होती तो अब मुझे पता है आप सीधा कर लोगे इसको, लेकिन आप संख्या में नहीं दिए हो, आप कैसे करोगे इसको, दिमाग लगाइए थोड़ा। देखो एक संख्या को p% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया, यदि वस्तु का अंतिम दाम 1 रुपये हो जाता है। जैसे कि कोई भी संख्या दी x, इसमें x मानेंगे हम। x क्यों मानेंगे, क्योंकि 100% मानेंगे तो यहाँ पर p%, यहाँ पर p% बढ़ाना पड़ेगा, यानी 100 का प्लस p ऐसे करना पड़ेगा। 100 ही मान के कर सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम x मान के करेंगे। तो x मान लिया हमने, तो p% बढ़ाया, तो x था पहले, p% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस p अपॉन 100। देखो जैसे ही कोई संख्या है 100, उसको आपने बढ़ाना है 20% बढ़ाना है, तो आप 20%, 100 प्लस 20 ऐसे ही तो लिखते हो। 20% घटाना है तो क्या करेंगे, 100 माइनस 20 ऐसे ही तो लिखते हो, 80/100। तो ये ऐसे ही यहाँ पे है, 100 p% बढ़ाना है तो 100 प्लस p अपॉन 100,
अब बाद में यह p% घटाया गया, यानी कि 100 माइनस p/100 घटाया गया था कितना 100 माइनस, वो बोलता है यहाँ पे 20% घटाया था, क्या करते हैं यहाँ पे 80/100, यानी 100 में से जितना दिया होता है उतना घटा देते हैं, इतना आ जाएगा। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये, अब इसका मूल्य कितना हो गया 1 रुपये हो गया, तो उसका मूल नाम यानी x का मान निकालना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कीजिए आप, x यहीं पर रखे रहने दीजिए। 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर ऊपर जाके 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा अपना कितना 100 + p, 100 - p। या तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ क्या, एक बार प्लस में दिया हो एक बार माइनस में दिया हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे x का मान कितना आ जाएगा अपना, इतना तो है ही, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या करोगे इतना a² - b², तो ये अपना आंसर आ जाएगा। कहाँ पे ये आंसर अपना, ये वाला 10,000/10,000 - p²। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो इसमें वैल्यू नहीं दी है, इसमें वैल्यू दी होती तो आप सीधा निकाल सकते हैं, 10% बदली 10% घटाया तो 1% की कमी सीधा निकाल सकते थे आप, लेकिन उसने p% बोला तो हमें पता नहीं है पहला दाम कितना था उसका, लेकिन उसमें अगर p% बढ़ा देगा तो इतना हो जाएगा, p% घटा देगा तो इतना हो जाएगा, बराबर में एक अपना ही जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो कितना आएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, खैर उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल फिर देखते हैं हम, 16वां सवाल। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला, श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष भाग का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उसकी बचत इतनी है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। देखो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको ध्यान रखना बस। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो %% देगा और लगा के इतने %, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, इतने % इस पर खर्च किया, ठीक है, पता नहीं कितना, इतना इस पर किया और इतना इस पर किया और इतना इस पे किया, शेष इतना बचा। ठीक है, और लगा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन बनेगा शेष का इतना % खर्च किया, फिर जो बचा उस शेष का इतना % खर्च किया, फिर जो बचा उस शेष का इतना % खर्च किया। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप कैसे करोगे देखिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बने ना, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ऐसा वो देगा कि 10% किराए पे खर्च करता है और 20% सिनेमा पर खर्च करता है, कुछ पर खर्च करता है, तो आप सीधा जोड़ दोगे, यानी 30% उसने खर्च कर दिए, 70% की वैल्यू निकाल देंगे आप, पूछा होगा। और शेष में क्या होता है, शेष में जैसे कि 100% थे, 10% उसने बिजली का बिल है कुछ भी हो वहाँ पर खर्च कर दिए। अब शेष कितने बचे उस पर, 90 बचे ना, शेष 90 बचे, तो शेष 90 बचे, तो शेष 90 और शेष में से जो % खर्च करेगा वो बोलेगा शेष में से इसने 10% एजुकेशन पर खर्च किया, तो इसका 10% निकालेंगे कितना, 9 एजुकेशन पर खर्च किया। अब शेष कितना बचा अपना 80 में, तो ऐसा चलता रहता है सीधा। ठीक है, आप शेष में है तो ऐसे निकाल सकते हैं सीधा, और अगर और लिखा है कि 10% इस पर 20% इस पर, तो सीधा आप जोड़ दोगे उनको। ठीक है, शेष बोले तो शेष में से आपको करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, मैंने आपको समझाया कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ गया, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का, देखो यहाँ पे क्या है, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, उसकी बचत 1800 है, तो यानी कि 1800 रुपये बचा लेता है पूरा खर्च करके वो। तो श्रीमान की कुल आय, मैंने क्या बोला, हमें हमेशा 100% मानना है। ठीक है, 100% है कुल आय। अब वो बोल रहा है 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, यानी 100 में से उसने 20% किराए पर खर्च कर दिए। ठीक है, अब शेष कितने बचे उस पर, 100 में से 20 खर्च कर दिए, तो शेष उस पर ई बचे ना, रिमेनिंग 80%। अब वो बोल रहा है कि शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, यानी इसका 70% कितना होगा, अब तो निकालना सीख गए हुए उम्मीद है। इसका परसेंट 80 × 70/100, तो 8 7 56, सीधा निकालने की कोशिश किया करें, 56 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 24, ये शेष बचेगा उस पर। अब क्या बोला है, तदनुसार उसकी बचत इतनी है, यानी अब बचत कितनी बची उस पर, 24 रुपये तो बची रिमेनिंग, ये तो खर्च कर दी उसने, ये भी खर्च कर दी उसने, तो बचे कितने उस पर 24 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1800। उसकी कुल आय कितनी थी, तो कुल आय हमने कितनी मानी 100% × 100, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे 6 से काट देंगे, 50 से काट देंगे, 7500 अपना आंसर आ जाएगा 75। देखो ये कब समझिए इसको, एक और तरीके से और कर सकते हैं, बताऊँगा। कुल आय आपको 100% मानना है, मैंने क्या बोला, परसेंट में जो भी चीज़ हो तो आप 100% मानिए उसको। तो 100% में से उसने 20% किराए पे खर्च कर दिए
उसके बाद 20% खर्च कर दिए तो बचे किस इतने, उसके पास 80 रुपये बचे। 80 में से 70% और खर्च कर दिए, यानी 56 रुपये और खर्च कर दिए। 80 में से 56 खर्च कर दिए तो बचे कितने, रिमेनिंग 80 थे उसमें, 80 में से और 56 खर्च कर दिए उसने, 24 रुपये बचे। लेकिन वो बोला 24 नहीं, उसकी बचत 1800 है। तो 24 की वैल्यू 1800 है। उसने पूछा कुल आय, तो कुल आय कितनी हो जाएगी अपनी, 100% बोला। ठीक है, यहाँ पर कुल आय, यहाँ पर और कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है किराए पर कितने खर्च किए, पूछ सकता है कि उसने घरेलू चीज़ों पर कितने खर्च किए, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। घरेलू चीज़ों पर कितना निकालना पड़ेगा आपको, 56%। किराए की पूछता तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ता, 20%। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो। कुल आय पूछा है तो हमने 100% निकाल दिया। देखो ये फर्स्ट तरीका हो गया। इसको सेकंड तरीके से कैसे करोगे आप, आपने आय पता नहीं है कितनी है, ठीक है, एक्स मानोगे आप आय, तो एक्स मानोगे तो उसने 20% किराए पे खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा उस पर, 80%। क्योंकि जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है, वो पहले बता चुका हूँ मैं आपको। तो 20% मकान पे खर्च कर दिया तो कितनी बची, 80%। और शेष का, तो शेष इतना बचा ना 80%, तो शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दी। तो 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दी तो बचे कितने उस पर, 30%। तो 30% आया, सॉरी 30/100% हटेगा नीचे 100। अब उसके पास कितनी बचत है, 1800, तो ये 1800 के बराबर है। तो यहाँ से भी करोगे आप तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 75,000 अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात है क्लियर होगी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो, अगर वो पूछ लेगा यहाँ पे 20% मकान किराए पे, तो मकान पे कितनी खर्च की आप, तो वहाँ पे निकाल लोगे 20% की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, अगर आपको पूछे कि उसने घरेलू चीज़ों पर कितनी की, तो 56% की आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप देखो किसी भी एंगल से घुमा सकता है, 360 एंगल में घुमा सकता है उसको, तो कुछ भी घुमाए आपको तैयार रहना है। आपको कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो आप तैयार रहिए, क्या पूछेगा क्या निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान रखना है बस आपको, शेष बोला है यहाँ पे, अगर यहाँ शेष नहीं होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे शेष नहीं होता, नहीं शेष नहीं होता, तो क्या होता, 20% मकान किराए पर और 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तो आप क्या करते हो, 20% सीधा 70% सीधा जोड़ दो थे, तो 20 और 70 कितना, 90%, यानी 90% उसने खर्च कर दिया। 90% खर्च कर दिया तो कितना बचा उस पर, 10%। 10% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस पर इतना खर्च, इस पर इतना खर्च, इस पर इतना खर्च, सीधा सीधा लिखा है ना, शेष नहीं लिखा, तो आप सभी को जोड़ दोगे तो उतना खर्च कर देगा। यानी 20 उसने मकान पर खर्च कर दी, 70 उसने किराए पे खर्च कर दिए, तो 90 खर्च कर दिए तो 10% बराबर ही है। अगर शेष लगाए तो आपको शेष निकालना पड़ेगा, यानी 20% खर्च कर दिए तो 80 बचे, तो 80 का कितना निकालना है, 70% निकालना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, कैसे भी घुमा सकता है आपको, क्वेश्चन तैयार रहना है आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें आए पूछे, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन। ये भी देखो अपना अच्छा क्वेश्चन है। जो क्या बोला, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% परिवार के व्यय पर करता है, शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय, देखो वही सवाल लिया है मैंने, सेम टू सेम वही था, वो मैंने समझा चुका हूँ पहले पहले क्वेश्चन में आपको पूरी चीज़ें समझा चुका हूँ, कैसे भी घुमा सकता है वो। ठीक है, तो इसमें देखो, अब इसमें देखते हैं अपन क्या क्या है उसने। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान पर तथा, अब शेष नहीं बोला यहाँ पर, ठीक है, शेष नहीं बोला तो क्या करेंगे, सभी दोनों को जोड़ देंगे, यानी 24% इस पर खर्च करता है, किस पे, मकान पर खर्च करता है, और 62% क्या करता है, परिवार पर, अपने यानी परिवार पर खर्च कर देता है। तो कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने, 86% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, 86% उस पर खर्च हो गया। तो मैंने कहा था जो भी होता है 100% होता है अपने आप में। 86% खर्च कर दिया तो बचा कितना उस पर, बचा उस पर 40%। अब क्या कर रहा है, यदि शेष गाय की बचत करता है, यानी 14% की बचत करता है, उसकी बचत इतनी है, यानी 14% है ना, वो वैल्यू किसकी है, 6300 की। उसकी कुल आय, तो कुल आय क्या होती है अपने, 100% होती है। ठीक है, अगर वो पूछता है कि मकान पे कितना खर्च किया तो 24% की वैल्यू निकालते हैं आप। उसने पूछा परिवार भी, तो 62% की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे 13 गुना कर देंगे, यहाँ पे 14x बराबर 63 गुना 100, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 ना 63, 2 से काट देंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा 45,000। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं पहले अच्छे से समझा चुका हूँ, पहले वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले वाले में मैंने अच्छे से समझाया था कि कैसे करना है, शेष आ जाए और आ जाए। इसमें शेष नहीं दिया है, शेष दिया होता तो क्या करते, 24 76 76 में 76 का 62% निकालना पड़ता, लेकिन उसने सीधा बोला है 24% मकान पर, 62% परिवार पर खर्च करता है। टोटल मिलाकर उन्होंने 86% खर्च कर दिए, बच्चे 14%। 14% की वैल्यू ये है, आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हो। 14% ये है तो 100% आप निकाल सकते हो। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जल्दी किया है। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने सारे एंगल समझाए थे, आप किस प्रकार आ सकता है, क्या और क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लीज इनको, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें शेष और में। देखो ये भी क्या है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप देखो आय क्या होता है, आय आप कैसे निकालोगे, जैसे कि आपकी खर्च कितने कर रहे हैं आप प्लस आपकी बचत कितनी है, ये तो आपकी आय होती है। आय यानी कि आपकी कितने रुपए कमा रहे हो आप महीना में, कमा कम कैसे पता पड़ेगा, खर्च कितने कर दिए आपने और बचाए कितने, तो ये खर्च कितने के बचाए कितने, तो अपनी टोटल आय हो जाएगी वो। तो यहाँ पर देखेंगे आप राम का व्यय, व्यय यानी खर्च, रेशो बचत, क्या दिया आपको 3:2 दिया है। तो मैंने क्या होता है, खर्च प्लस बचत दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, अपना आय आ जाएगा, यानी दोनों को मिला के आय आता है। तो आय कितना है अपना 5 है। और देखो प्रतिशत आ गया, प्रतिशत आ गया ना, तो आपको क्या करना, और देखो वैसे भी निकाल सकते हो, 3 आय मान के निकाल सकते हो, 2 मान के, 5 मान के, लेकिन आप क्या है जब परसेंट निकालते हो ना तो नीचे 100 आता है, 100 आए और पॉइंट में नहीं आए तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3:2 है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 जीरो यहाँ पे लगा दोगे सही से। ठीक है, हम रेशो का चैप्टर है, मैं रेशो में आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्यों आप गुणा कर सकते हैं, क्यों भाग कर सकते हैं, क्यों डिवाइड नहीं कर, मतलब क्यों आप जोड़ नहीं सकते इसमें, घटा नहीं सकते, लेकिन इसमें गुणा और भाग किसी का ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 100 का गुणा इधर कर दिया, 100 का इधर कर दिया, क्योंकि रेशो तो 3:2 ही रहेगा। 100 क्यों बढ़ाया, क्योंकि 10% हमको परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या किया आपने, उसके आय में 10% की वृद्धि हुई। और देखो 10% मैंने आपको बताया, या तो इसका 10% निकालोगे आप, 500 का 10% निकाल के आप जोड़ोगे उसमें, जैसे कि कितना आ जाएगा 50, तो 50 की वृद्धि होगी, 500 आई थी 50 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी यहाँ पे 550 होगी। यहाँ पर देखो आप सीधा निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना, 500 का 10% वृद्धि होगी तो कितना 110, 100 लेके चलते हैं तो 110, 110 निकालेंगे तो परसेंट होता है, तो परसेंट से क्या होता है 2 जीरो हट जाएंगे, तो परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे तो 110 इंटू 5 तो 550 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा अच्छे से। अब वो बोल रहा है और उसका व्यय भी 12%, यानी खर्च भी क्या हो जाता है उसका 12% बढ़ जाता है। देखो डाटा आप सीधा निकालो, 12% बढ़ गया यानी 36 बढ़ गया, तो कितना हो गया 336 हो गया, 112 निकालेंगे आप। उम्मीद है आप ये तो सीख ही गए होंगे, देखो कितनी बार बता चुका मैं। इसका आपको 12% निकालना, या तो सीधा 112 निकालोगे तो सीधा ये आ जाएगा, या 12% निकाल के जोड़ दोगे फिर भी वही आएगा, कितना आ जाएगा 36। तो 36 300 दी, 36 की वृद्धि होगी तो 336 हो गई। अब आपकी बचत कितनी हो जाएगी, 200 थी अपनी बचत, अब बोला 550 आय है और 336 खर्च है, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो बचत क्या होता है 550 में से 336 घटा देंगे, क्योंकि आपको बचत निकालना है तो खर्च में से क्या आय घटा देंगे, बचत निकालना है तो खर्च में इधर ला के इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटा देंगे, कितना आ जाएगा 190, 550 है ना, 336 वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि होती है, 12% बढ़ जाता है, तो 12% कितना है 36 आ जाएगा, 190 आ जाएगी। तो यहाँ पर 10% की, सॉरी यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी कमी होगी। ठीक है, क्योंकि 100 थी 200 थी उसकी, कितनी बची यहाँ पे 190 ही बचत बची, तो क्या करेंगे आप 10 की कमी होगी, 10 की कमी होगी ना, कितने पर 200 पर इंटू, तो यहाँ पर 5%, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर देखो वृद्धि नहीं होगी उसकी बचत में, कितने परसेंट कमी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दोबारा समझिए, देखो अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, क्या बोला है, खर्च और बचत कितना दिया है, खर्च कितना दिया है 3 है, बचत कितना है 2 है, तो वो बोला कि आय 500 है, आय में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी उसकी आय 550 हो जाएगी। ठीक है, 550 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि होती है, तो व्यय कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर गलत लिख के, यहाँ पर 336 घटाना है, 360 नहीं घटाना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 412, 214 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा उसकी बचत कितनी आ जाएगी 214 आ जाएगी। ठीक, देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 360 लिख लिया था, 336 है, लेकिन तो अपनी आय इतनी है खर्च इतना है, तो बचत कितनी हो जाएगी 214, 214 हो जाएगी। तो कितनी की वृद्धि हो रही है बचत में 14 की। तो मैंने क्या बोला, जब भी वृद्धि हो तो क्या लेंगे, कम वाला लेंगे, इंटू 100, कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा अपना आंसर, 7%। ठीक है,
उम्मीद है आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे 360 हो गया था, इसलिए गलत हो गया था। तो आय आपको सीधा निकाल सकते हैं। 14 की वृद्धि हुई किस पर, 200 पर। 200 पे होगी 1400 वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि पूछे तो यहाँ पे कम वाला लेंगे। कम वाला के कौन सा है, 200 और 214, 200 तो वो लेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। आप यहाँ से निकाल सकते हो उनको। इतनी की वृद्धि कर दी तो इसमें कर देंगे, इसमें कर दी। लेकिन इसको उसने बताया नहीं कितनी की वृद्धि करें। 550 आय है, 300 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी उसकी 214 है। पहले वो 200 बचाता था, अब 214 बचाता है। तो कितना 14 बचाता है कितने पे, 200। पहले 200 थी तो 200 इंटू 100, 7% आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से सवाल क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन अपना हो चुका है, अगला क्वेश्चन करते हैं 19वां। देखो ये भी सरल है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करते हैं, यानी जो भी इतने लोग हैं इसमें से 60% ही बचत कर रहे हैं। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या कितनी है, यानी इसको आपको निकालना है। देखो कुछ नहीं करना, आपको सीधा निकाल सकते हो। कैसे, 2500 लोग हैं, उसमें से कितने 60% लोग बचत करते हैं। जो भी कितने लोग हैं उसमें 60% हटेगा नीचे, 100 आएगा। यदि उनमें 30% बैंक में करते हैं, 30% जो है बैंक में करते हैं, ये अपने बैंक में, प्लस 32% डाक घर में करते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस कुछ भी कह लो, डाक। शेष क्या है, शेष शेयर धारकों है, यानी कि 30% इसमें कर दिए। शेष नहीं बोला, देखो यहाँ पे उसने शेष नहीं बोला, तो ये ध्यान रखना करो बातों को। यहाँ पर सीधा बोला 30% इसमें, 32% में, तो यानी 62% उसने इसमें जमा कर दिए। बचा 38%, क्योंकि 100 में से घटा देंगे तो 38% क्या करते हैं, शेयर धारकों में शेष शेयर है, तो 38% क्या शेयर है। तो आपको ये संख्या निकालना 38%। देखो आपको कुछ लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली इतना लिखने की जरूरत है। 2500 लोग हैं, 60% बचत करते हैं, तो 2500 में 60% तो ये निकले, ये बचत करते हैं तीनों लोग। अब वो बोल रहा है कि उसमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और उसमें 32% पोस्ट ऑफिस में बचत करते हैं, तो 62% इसमें बचत कर लेते हैं। बचे कितने, 38% जो बचे हैं, 38% क्या करते हैं, 38% जो है वो शेयरों में खर्च करते हैं। तो 38 आपको शेयरों की कुल संख्या निकालनी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 जीरो काट दोगे, 25 से काट दोगे 4 है, 6 समय से 30 घटा दें कितना आ जाएगा, 570 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 570 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। देखो सरल सवाल है, कुछ नहीं है। 2500 आपको दिया है टोटल, 60% उसमें बचत करते हैं, तो 60% आप निकालोगे पहले इसका, यानी 1500 लोग बचत करते हैं। 1500 लोगों में से भी देखो आप यहाँ से निकालोगे ना 60% से का, तो 1500 आएगा। तो 1500 लोगों में से 30% बैंक में बचत करते हैं, तो वो पूछता है कि बैंक में कितने करते हैं, तो यहाँ से आप निकाल लोगे कितना, 450 लोग बैंक में बचत करते हैं। ठीक है, और 32% लोग है ना, देखो अगर शेष पूछता ना कि शेष का 32%, तो 1500 में से इसको घटा के यहाँ पे लिखते, तब 32% निकालते। बोलता है कि 32% डाट बोला, तो इसका ही 32% यहाँ पे बचत करते हैं। तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, 15 45, 3 48, 480 लोग यहाँ पे बचत करते हैं। तो शेष कितना बचा, जोड़ के घटा देंगे, कितना हो जाएगा 800, 900, 900 कितना हो जाएगा 30, 930 इसमें से घटा देंगे, यहाँ से 570 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डाट देखो ये पूछता तो निकालना है आपको, ये पूछता कि बैंक में कितने लोग, यहाँ पूछता पोस्ट ऑफिस में कितने लोग बचत करते हैं, तो आपको ये निकालना है। और डाट आपको शेयर धारकों को पूछे तो शेयर धारकों पर ही ध्यान रखना है आपको, यानी 2500 लोगों में से 60% बचत करते हैं, तो 60% निकाल लेंगे। इसका सीधा निकालने जितनी है कि 1500 होंगे, सीधा आप निकालोगे 60% बचत करते हैं, उसमें से भी 62% तो इसमें चले जाते हैं बैंक में पोस्ट ऑफिस में, बचे 38%, 38% कितना होगा इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा ये वाला अच्छे से सवाल। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है, एक नगर की जनसंख्या 1500 है, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़कर इतनी हो जाती है, तो उस नगर की जनसंख्या कितनी। देखो इसके मैं आपको करने के तरीके बताऊंगा 2-3। एलिगेशन से भी कर सकती हो, तो एलिगेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो रहने दो, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। पहले बेसिक से कैसे करेंगे आप, देखो बेसिक से फर्स्ट तरह से कैसे करेंगे। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, उसमें से पुरुषों की जनसंख्या में 15,000 टोटल जनसंख्या है, तो हम मानेंगे माना मेल की संख्या कितनी मानेंगे हम, x मानेंगे, तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी। देखो यहाँ पे 1500 है, यानी कि 1500 में से मानिए 1500 है, 15,000 में से 9,000 पुरुष हैं, तो बचे कितने 6,000,
6000 आपने निकाले कैसे? जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि 200 हैं, 200 टोटल जनसंख्या है, उसमें से 40 पुरुष हैं, तो शेष क्या है यहाँ पर, रिमेनिंग क्या है, 160 वुमेन है। तो आप 160 निकालोगे कैसे? 200 में से इसी तो घटाओ, 200 में से इतने मैन है तो 200 में से एक घटा दिए 40, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही है कि मैन की संख्या एक्स मान ली, यानी जो भी है तो एक्स मान ली, उसमें से अगर 15,000 में से जो भी आया संख्या उसमें से एक्स घटा दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, अपना महिला की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। देखो यहाँ पर कुछ भी जनसंख्या, मेल की जनसंख्या कितनी, 5,000 आ गई, तो कितनी बचेंगे, 5,000 यहाँ पर रखेंगे, 10,000 बचेंगे। यानी मेन की जनसंख्या अगर एक्स है तो इनकी क्या है, 15,000 माइनस एक्स, यानी दोनों का जनसंख्या का 15,000 होना चाहिए। यानी देखो एक्स 15,000 माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए नगर की जनसंख्या। तो ये अपना मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाइए। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, तो एक्स है अपना, इसमें 8% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। हाँ तो 120 होता है अपना। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस क्या करेंगे, फीमेल की जनसंख्या, मतलब फीमेल कितनी है अपनी, 15,000 माइनस एक्स की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, यानी 110/100 करेंगे आप। तो ये कितना हो जाए, इसमें 8 की इसमें 10 की, तो कितनी हो जाती है जनसंख्या, 163,000 इतनी हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो इसको काटना नहीं कि इससे ये काट दिया, क्योंकि सीधा एलसीएम 100 आ जाएगा। ये तो आपको सोल्व करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर 100 एलसीएम आ गया तो ऊपर कितना बचेगा, 108 एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से 100 आ गया तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 0 0 11 करेंगे, 15 1 15 15 1 16, 1 2 3 4 0 तो 4 0 110 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 163,000। ये 100 है, 100 को उधर पहुँचा देंगे। ठीक है, 3 गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा आ गए तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको इतना समझा दिया कि 8% प्लस इनकी वृद्धि कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। इसको सॉल्व करना है। 108 में से कितना आ जाएगा, माइनस के 2 एक्स बचेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 163,000 में से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 160 माइनस की बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, 20,000 बचेंगे। क्योंकि देखो यहाँ से घटा देंगे 165 4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 और 2 0 0 0 माइनस के बचेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपको, 10,000 आ जाएगा। एक्स बराबर पूछा क्या उसने, स्त्रियों की संख्या पूछी है, तो 10,000 अगर मैन है तो स्त्री कितनी होगी अपनी, 5,000 ही होंगी। ठीक है, अपना आंसर आ चुका है, ये 5,000 अपना आंसर आ चुका है। लेकिन जब आप ऐसे करोगे एग्जाम में तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो, समझो। इतना टाइम लगाओगे, इतना करोगे, तो आप देखिए कितना टाइम लगा, इसमें कितना गुणा बाकी है। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। ये तो आपका बेसिक है, बेसिक मैंने बता दिया कि ऐसे आएगा ये, लेकिन आप ऐसे करना नहीं है इसको। देखो कैसे करेंगे इसको, सेकंड मेथड देखते हैं इसका। देखो सेकंड मेथड, देखो 15,000 जनसंख्या है, यदि पुरुषों में देखो 15,000 जनसंख्या है, यहाँ पर 8% की वृद्धि हो रही है पुरुषों में, वो स्त्रियों में कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो बढ़कर इतनी हो जाती है, यानी 15,000 थी तो वृद्धि कितनी होगी, 15,000 से 16,300 हो गई, यानी कि 1,300 की वृद्धि होगी। अब देखो अच्छे से समझिए कंसेप्ट, ये बहुत जगह कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट हो गए समझिए इसको। देखिए 8% 10%, यहाँ पर 1,300 है। देखो यहाँ पर भी तो आप लिख सकते हो 8% प्लस 10%, यानी कि देखो मैन तो 8% होगा ही, वुमेन है वो भी तो 10% हो रहा है, तो 8% वृद्धि तो स्वाभाविक उसमें हुई, क्यों 10% हो रहा है तो 8% तो उसमें होना ही है वृद्धि। यानी कि जब दोनों को 8% निकालोगे, अगर 8 ही % वृद्धि होती है, जैसे 15,000 है, इसमें अगर 8% की वृद्धि होती, कितनी वृद्धि होती है यहाँ पे, 1,200 की वृद्धि होती, 1,200 की वृद्धि होती है। लेकिन वृद्धि हुई कितनी की, 1,300 की। ये क्यों हुई, होना चाहिए अगर 8% होता है तो 1,200 की वृद्धि होनी थी, लेकिन हुई कितनी, 1,300 की। तो 100 एक्स्ट्रा आया अपना, 100 किसकी वजह से आया, 100 एक्स्ट्रा, 100 एक्स्ट्रा आया है 2% एक्स्ट्रा की वजह से। यहाँ पर 2% एक्स्ट्रा है ना, कौन, वुमेन, तो 2% जो वुमेन है उसकी वजह से अपना 100 का अंतर आया है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर निकाल सकते हैं आप 50, यानी 5,000। मेल पूछता था क्या, वुमेन आ गई, मेल पूछता था 10,000। देखो अच्छे से समझिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत जगह लगता है, जैसे कि 15,000 जनसंख्या है, उसमें 8% और 10% की वृद्धि हो रही है, तो 8% तो वृद्धि दोनों में ही है, एक्स्ट्रा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन 8% की वृद्धि हम दोनों में कर देते हैं। जब 8% की वृद्धि दोनों में करेंगे तो 1,200 की वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन 1,300 की हो रही है। क्यों हो रही है 1,300 की, क्योंकि भाई इसमें 2% है ना, ये
2% एक्स्ट्रा की वजह से, यानी वुमेन के 2% एक्स्ट्रा की वजह से 100 की वृद्धि हो रही है ये वाली। तो 100% की वजह से कितनी होगी, 5000। तो वुमेन कितनी आ जाएंगी, 5000 आ जाएंगी। ठीक है, कंसेप्ट है, सीधे को सीधा कर सकते हो। उस तरह बेसिक से करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे करोगे तो आप सीधा देखो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। 15 सीधा 8% निकालोगे 1200 आएगा। 1500 को 8% 1200, 15,000 का। तो 8% 12,000 यानी 13,000, सॉरी 1200, और 1300 वृद्धि हो रही है, यानी 100 एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जी 8% है वो 10%, यानी 2% की वजह से आपके 100 आ रहे हैं। तो 100% की वजह से कितना आ जाएगा, 5000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, क्या बोल रहा है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक हैं। देखो मैं क्या बोला, 100% मानिए हमेशा किसी भी संख्या को। अब क्या 60% जी, इसमें से 60% वो लोग हैं ना, वो 30 वर्ष से अधिक, यानी 30 प्लस हैं वो 60%। अब बचे कितने इसमें, 40%। और 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, और उनमें 75% पुरुष हैं, यानी जो 30 वर्ष से अधिक है ना उसमें 75% पुरुष हैं। इसका 75%, देखो आप डाट निकालना आना चाहिए आपको। 75% कैसे निकालते, कैसे निकालते, 60 का 75% निकालिए। देखिए 60 का 75% हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। 20 30 60 20 5 कितना आ जाएगा, 45। 45 क्या है उसमें, पुरुष है, मेल है। आपको देख क्लियर करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। 100 है तो 30 प्लस कितने हैं, 60। जो सवाल बोल रहा है आप उस तरीके से करते तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा उसका आंसर। तो 100% है 30%, 30 प्लस कितने हैं, 60%। ये 30 से कम होंगे उम्मीद है। और यहाँ पे क्या, जो भी 30 प्लस है उसमें पुरुष कितने हैं, 75%, यानी 75% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 30 60 20 5 100, 5 15 30 45 आ जाएगा। ये मेल आ जाएगा। वो बोला 75% मेल है तो 75% मेल, यानी 45 मेल है। तथा शेष स्त्रियां हैं, तो शेष कितनी है, ये मेल है तो फीमेल कितनी होंगी यहाँ पे, फीमेल लिख लेंगे 15 फीमेल होंगी यहाँ। देखो 60 है टोटल 30 प्लस, तो उसमें से 45 मेल है तो 15 फीमेल होगी। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक कितने हैं, 60 है ना, 30 वर्ष से अधिक, सॉरी 60 नहीं है, 60 तो टोटल श्रमिक हैं, उसमें से 45 हैं, तो 45 मेन है। 45 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1350। तो कारखानों में कुल श्रमिक, तो कुल श्रमिक कितने, 100%। मेला ही पूछ सकता था, तो मेला कितनी होती, 15 निकाल देते। 60 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला उसने, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष के श्रमिकों की संख्या इतनी है कारखानों में 60% अधिक। तो कुल श्रमिक निकालना, सॉरी कुल ही श्रमिक निकालना है, कुल कितना, 100%। अगर वो पूछता है 30% से अधिक, देखो अच्छे से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लिया। वो बोलता है कि 30% से अधिक के श्रमिक कितने हैं, तो आप 60 की वैल्यू निकालते। वो बोलता है कि 30% से कम के श्रमिक कितने हैं, तो 40% की वैल्यू निकालते। वो बोलता है कि महिला कितनी है, तो महिला श्रमिक कितनी है, 15 की वैल्यू निकालते। उसने बोला कुल श्रमिक, तो कुल श्रमिक कितने हैं, 100, तो 100% की वैल्यू निकालें। यहाँ से आप काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 यार, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 है। कुछ भी पूछ सकता है, देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको एकदम। सवाल बोल रहा है वो करते जाइए आप। उसने क्या बोला कि 60% वो 30 वर्ष से अधिक है, यानी 100 टोटल कर्मचारी हैं, उसमें से 30 वर्ष से अधिक के कितने हैं, 60 हैं, 60 लिख लेंगे यहाँ पे। तो 40 और 30 वर्ष से कम के बचेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पूछता तो आप निकाल सकते थे। यहाँ 40 की वैल्यू, तो 40 मतलब कितने कम है, 30 वर्ष से कम कितनी है। तो जो भी 60% है 30 वर्ष से अधिक है, उनमें से 75% पुरुष हैं, 45 पुरुष हैं, तो बचे कितने, 15 महिला बचे। तो 15 पुरुष यानी 45% की वैल्यू आप खुद कितनी दी है यहाँ पर, 1350 दी है। तो 100% यानी कुल श्रमिक की आपकी निकालना है, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से, तीसरी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि तीसरी संख्या से, जिसके साथ से हो ये का हो 100% होता है। परसेंट में 100% होता है, यहाँ पे भिन्न होता है 1/2 1/3 भिन्न होता है, तो 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंट में इसको 100 मानेंगे, क्योंकि इसके साथ 100 लगाया थर्ड। तो ये क्रमश है, दो संख्या क्रमश है 30%, यानी 30% का अधिक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 130। 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा 140। कम होता है यहाँ पर 30% कम होता है 70 हो जाता है, 40% कम होता है 60 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको रेशो निकालना आना चाहिए। क्या किया है, तीसरी संख्या से क्रमश है, पहली संख्या 30% अधिक है, दूसरी संख्या 40% अधिक है। अब देखते हैं क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का
नीचे आएगा ना का, जिसके साथ का लगाओ फ्रॉम लगाओ से लगाओ नीचे आता है। तो तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, एक्स प्रतिशत है, नहीं एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स प्रतिशत है, एक्स की वैल्यू निकालनी। यहाँ से आप काट दोगे कितना आ जाएगा 13/14, 14 से आप भाग दे दोगे, 14×9 100। वैसे मतलब डाटा ऐसे ही आंसर दिए तो यहाँ पर काट दोगे, 2×12 तो 5×10 2×7 100 650 सॉरी 7 आंसर आ जाएगा। देखो अच्छे से, ओनली लैंग्वेज का खेल है बस, आपने लैंग्वेज पकड़ ली क्वेश्चन की तो आप कर जाओगे क्वेश्चन। बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो मैंने कितनी बार बता चुका हूँ कि दूसरी संख्या का जिसके साथ का लगाओ वो नीचे आता है, तो नीचे आ गया। कितना प्रतिशत है, तो सीधा 130 लिखेंगे। अब वो बोलता ना कि पहला संख्या दूसरा से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर कितना लिखते 10 कम है दूसरे से, तो यहाँ पे 140 लिख दे, कम होता तो ज़्यादा लिखते। वो बोलता है कि दूसरी संख्या पहले से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 10 अधिक है, तो अधिक है तो कम वाला लेंगे नीचे, ये अधिक आ जाएगा इतना। ठीक है, उम्मीद है कुछ भी पूछे आप, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। सीधा उसने परसेंट पूछा तो परसेंट आप सीधा निकाल सकते हो इससे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करें, जिससे आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, आप देखा देखिए, और अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे खैर अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। 120 एक संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% क्या है, तो सीधा आ जाएगा। तो 120 एक संख्या का, तो एक संख्या आपने मानी x, तो इसका 20% निकालोगे आप, परसेंट हटेगा नीचे से, वो कितना 120 दिया आप, संख्या क्या है आपकी, सॉरी 20 संख्या, यानी कितनी है संख्या 600 है। डाट संख्या पूछता है वो संख्या कितनी है, तो आपकी 600 आंसर आ जाता। देखो बोला तो उस संख्या का 120%, तो उस संख्या का 120% निकालना है यहाँ पे, 720 आ जाएगी। ठीक है, देखो सवाल अच्छे से समझना चाहिए आपको। अगर यहाँ पर पूछ देता वो संख्या का 120% अधिक कितना होगा, तो 120% अधिक होगा तो यहाँ पर 220 लिखते। वो बोलता है कि 30% अधिक होगा, इस संख्या का 30% अधिक होगा, कितना आंसर होगा, 30% होता है, यहाँ पे 130 लिखते। सीधा बोला कि इस संख्या का 120% कितना होगा, तो 120 निकाल देंगे सीधा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 23 क्वेश्चन कर लिए हमने, हमारे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट करके, स्पीड कम करना है या दोबारा समझाना है, जो भी कुछ करना है आप बताएं। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आए तो रिवर्स वीडियो करके आप देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाए प्रॉपर, इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी दूंगा, हम बेस क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है, 3 क्लास हो चुकी हैं, ऐसे ही हम क्वेश्चन करते रहेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, अच्छे न्यू न्यू कंसेप्ट बताता रहूँगा मैं आपको। देखो देखो क्वेश्चन मैथ में कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन वो करना है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए मैथ को। ठीक है, अच्छे से समझिए इसको, समझ में आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैथ कहाँ अच्छा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, इसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पेपर भी आ रहे हैं आपके, एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, मैं अगर आप मेरे साथ मैथ करते रहोगे तो मैथ की वजह से कोई भी एग्जाम हो, मैथ की वजह से आप नहीं बोलोगे कि हाँ मेरा मैथ नहीं आता था इसलिए सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, तो मैथ की वजह से आपको कहीं भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैथ जिस भी एग्जाम में आता है उसके पूरे में से पूरे क्वेश्चन करोगे आप, लेकिन ये है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने से ओनली कुछ नहीं होगा, पहले वो बता रहा हूँ मैं आपको। आप वीडियो देखते रहोगे, समझ में आता रहेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी अच्छी से। ठीक है, वीडियो से आप कंसेप्ट क्लियर करके आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए दबा के। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, किसी के समझाने से मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन आप जितना करोगे ना उससे आपका क्लियर होता चलेगा बेस। आप जितना करोगे आपको पता चलेगा मैंने गलती कहाँ की है कहाँ नहीं की। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऐसे ध्यान लगा पढ़ते रहिए, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।